गुड मॉर्निंग सभी को, पटना की पावन धरती से आप सभी को प्रणाम। आ जाइए जल्दी से। देखिए हम लोग आ चुके हैं, अपना जो ये सीरीज चल रहा है, ठीक है। देखिए हम लोग कर रहे हैं क्या चीज, तो रेलवे एएलपी और टेक्नीशियन का, एएलपी और टेक्नीशियन वाले जरा सा ध्यान दीजिएगा। रेलवे एएलपी और टेक्नीशियन का क्या कर रहे हैं हम लोग, तो जो प्रीवियस ईयर पीवाईक्यू का जो सीरीज है, इसको हम लोग जो है कर रहे हैं। आज हम लोग करने वाले हैं 21/8/2018 का शिफ्ट 2 का जो है हम लोग करने वाले हैं। और आज अपना कौन सा दिन है, तो 20वां दिन है। 20वां दिन है। टोटल आपको कितना दिखाई देगा, तो टोटल 30 सेट है सीबीटी 1 का, क्योंकि ये आपका एएलपी टेक्नीशियन रेलवे का हर एक एग्जाम के लिए है और सीबीटी 1 पे अभी हम लोग को फोकस करना है। 20वां दिन है, टोटल आपको 30 सेट ही बस दिखाई देगा। देखिए इसमें आपका कंप्लीट सीबीटी 1 का कितना सेट है, इसी बुक का हम लोग सॉल्यूशन कर रहे हैं। इसी बुक का हम लोग सॉल्यूशन कर रहे हैं। 39 सेट में से टोटल आपका सीबीटी 1 का, ध्यान दीजिए, सीबीटी 1 का टोटल कितना है, तो टोटल आपका 30 सेट है। और 30 सेट में ही आपका सीबीटी 1 हुआ था। हम लोग कर चुके हैं 20वां नंबर, ठीक है। 20वां नंबर में आज हम लोग करने वाले हैं। इस कंप्लीट पीडीएफ बुक को अगर लेना चाहते हैं, बढ़िया तरीका से सबके पास ये होना चाहिए, तो इसको आप सिंपली इस नंबर पे 7488209501 पे व्हाट्सअप कीजिएगा। हमारे ऐप का लिंक जाएगा, वहां से ले लीजिएगा। वरना गूगल के प्ले स्टोर पे जाइए और इस ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए, वहां से आपको मिल जाएगा। ये जो MG क्लासेस का ऐप है, इस ऐप को आप इंस्टॉल कर लीजिए और यहाँ से आपको जो है मिल जाएगा। जाइएगा और कहाँ पे, तो बुक वाले पोर्शन पे क्लिक कीजिएगा। साथ में एक और है, इसके अंदर टेस्ट सीरीज पे जाइएगा, 2500 प्लस क्वेश्चन का साइंस का टेस्ट सीरीज है, उसको भी ले लीजिएगा। आइए अब हम लोग जरा सा क्वेश्चन पे आते हैं और पहला नंबर क्वेश्चन आपके सामने हाजिर है। चलिए ऑडियो साउंड वीडियो सब कुछ क्लियर, पहला नंबर क्वेश्चन आपके सामने हाजिर है। देखिए क्वेश्चन को जरा सा देखा जाए, समझते जाइएगा। अब आपको एकदम मजा आएगा, क्योंकि 20 सेट लगभग आप लगभग करिए चुके हैं। सब क्वेश्चन एकदम पैटर्न है। एनालिसिस का यही जो फायदा मिलता है, जो लोग बाद में एग्जाम देते हैं रेलवे में, यही एक खूबी है। सेम पैटर्न पे रेलवे चलता है। ये एएलपी का पूरा सीरियल बाय सीरियल जैसे जैसे एग्जाम में पूछा गया, देख लीजिए स्टार्टिंग का शिफ्ट से अभी का पूरा अधिकतर टाइप सेम टाइप से क्वेश्चन मिल रहा है। निम्नलिखित जानवरों में से कौन सा ट्रिप्लोब्लास्टिक नहीं है, क्या बताना है आपको, इसमें से कौन सा ट्रिप्लोब्लास्टिक नहीं है बताना है। तो सबसे पहले कौन कौन सा है, देखिए ये आपका एमकेरिस है, केचुआ है, प्लेनेरिया, ये तीनों है। जेलीफिश आपका ट्रिप्लोब्लास्टिक नहीं है। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर आएगा। जेलीफिश आपका ट्रिप्लोब्लास्टिक नहीं है। ये जेलोफिश, ये भैया जेलीफिश जो है, ये किसके अंतर्गत, एनकाइनोडर्मेटा, एनकाइनोडर्मेटा संघ के अंतर्गत में आपका आ जाएगा। इसके अंतर्गत में आएगा आपका, तो एनकाइनोडर्मेटा, डर्मेटा संघ के आपका अंतर्गत में आ जाएगा क्या चीज, तो जेलीफिश आएगा। केचुआ आपके जो आएगा, ये केचुआ एनेलिडा, किसके अंतर्गत, एनेलिडा, एनेलिडा संघ के जंतु के अंतर्गत में आपका आ जाएगा। एनेलिडा संघ के जंतु के अंतर्गत में आपका आ जाएगा केंचुआ। क्लियर। तो जेलीफिश आपका ट्रिप्लोब्लास्टिक नहीं है, ये एकाइनोडर्मिटा संघ के अंतर्गत में आपका आता है। और सबसे अधिक पुनर्जनन आपका प्लेनेरिया संघ के अंतर्गत में आपका होता है। क्लियर। पहला नंबर क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन पे, एक सांद्र अम्ल को तनु करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। देखिए यहाँ पे भी आपको ध्यान देना है, सांद्र अम्ल को तनु करना है। कभी भी भैया सांद्र अम्ल को तनु करना होगा, तो यहाँ पे 2 पॉइंट आपको ध्यान देना। पहला पॉइंट ये है, या तो आप जल को किसमें, अम्ल में मिलाइएगा, जल को किसमें, जल को अम्ल में, या फिर अम्ल को जल में, इसी में कंफ्यूजन होता है, या फिर अम्ल को किसमें, तो जल में। तो हमेशा आपको याद रखना है, कभी भी अम्ल को जल में नहीं मिलाते हैं, अम्ल को जल में नहीं मिलाते हैं भैया। मिलाते किसमें है, तो जल में अम्ल मिलाते हैं, पानी में सांद्र अम्ल मिलाते हैं। तो ये वाला आपका सही होगा, हमेशा आपको याद रखना है। जल में आपका
अम्ल मिलाते हैं और अम्ल में जल नहीं मिलाते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग आपका आंसर देखिए कि क्या आएगा। सांद्र अम्ल को तनु करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? तनु अम्ल में पानी कहाँ से, पहले ही बोल दिया है कि भैया जल में अम्ल को नहीं मिलाना है, जल में अम्ल को मिलाना है और अम्ल में जल को नहीं मिलाना है, और यहाँ पे तनु अम्ल में पानी को मिला दिया, तो ये तो गलत हो जाएगा। आंसर क्या आएगा? पानी में सांद्र अम्ल को मिलाइएगा तो आपका क्या बनेगा? तो सांद्र अम्ल को तनु करने के लिए पानी में सांद्र अम्ल को मिलाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर है। क्लियर? कंफ्यूजन नहीं होइएगा, थोड़ा सा कंफ्यूजन वाला पॉइंट है, इस चीज को आपको ध्यान रखना है। हमेशा आपको बस इतने ध्यान रखना है किसमें मिलाना है, तो जल, जल में क्या मिलाएंगे? तो भैया सांद्र अम्ल मिलाएंगे, अम्ल मिलाएंगे। ठीक है, इतना बस आपको ध्यान रखना है। तो क्या हो जाएगा? अम्ल को तनु करने के लिए ये वाला आपको याद रखना है। अगले नंबर पे आइए। रिक्त स्थानों में सबसे उपयुक्त विकल्प है इथानॉल का, इथानॉल का डैश के लिए विकृत होता है। देखिए इथानॉल में क्या होगा, जरा सा समझिए इसको फिर से। इथानॉल में अगर क्या है, इथानॉल में अगर भैया क्या किया जाए, इथानॉल में अगर मिथानॉल को, मिथानॉल को, मिथाइल अल्कोहल को, मिथाइल अल्कोहल को, बेंजीन को, बेंजीन को, उसके बाद आपको पाइरुडीन को, इस सब को मिला दिया जाएगा तो आपका क्या होगा? जो जल होगा वो आपका पीने योग्य नहीं होगा। इसे पीने के लिए अनुपयुक्त बनाने के लिए आपका किया जाता है। जो जल होगा इसे पीने के लिए अनुपयुक्त, पीने योग्य आपका नहीं होगा। अगर इथेनॉल में मिथाइल अल्कोहल, बेंजीन, पाइरुडीन इस सब को मिला दीजिएगा तो जो पानी बनेगा, जो जल होगा वो भैया पीने योग्य नहीं होगा। इसीलिए इसमें इसे पीने के लिए अनुपयुक्त बनाने के लिए जो है इथेनॉल के लिए विकृत होता है। क्लियर? ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर है। अगले नंबर क्वेश्चन पे, डैश यह प्रक्रिया है जिसमें अम्ल और क्षार मिलकर लवण और जल का निर्माण करता है। देखिए लवण और जल का तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, हम लोग जानते हैं अम्ल और एसिड और बेस को मिलाएंगे, अम्ल और बेस को मिलाएंगे तो हमें क्या मिलेगा? एसिड और बेस को मिलाएंगे तो हमें लवण मिला, लवण मिला, और हमें क्या मिला? तो जल मिला। इसको क्या कहा जाता है? इस पूरे प्रक्रिया को उदासीनीकरण या न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहा जाता है। एसिड और बेस को मिलाएंगे तो सॉल्ट और वाटर मिलेगा, उसको क्या कहा जाता है? तो उदासीनीकरण आपका कहा जाता है। ठीक है, देखिए एक और आपको विद्युत अपघटन में क्या होता है कि विद्युत धारा के प्रवाह से दो या दो से अधिक भागों में उसको बांट देना या तोड़ देना, विद्युत धारा के प्रवाह से। हाइड्रोलाइसिस में क्या होता है? हाइड्रोलाइसिस में जल को जो है अलग अलग भागों में बांट देना। हाइड्रोलाइसिस में क्या होता है? जल को आपका जो है भागों में, अलग अलग भागों में, या जल को अलग कर देना, सिंपली तरीका से हाइड्रोलाइसिस में आपका प्रक्रिया में होता है। इसको आई निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक इकाई एक वस्तु की स्थिर या एक समान गतिशील स्थिति को बदलती है या बदलने का प्रयास करती है? बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये। आपका न्यूटन का फर्स्ट लॉ हो गया। न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या हो गया कि जब कोई वस्तु एक जगह है तो एक के जगह रहेगा, या फिर ओकरा धकेलिएगा तो वो आगे महे बढ़ेगा। यही ना चीज है कि अगर कोई वस्तु, अभी हम यहाँ है तो जब तक हम है यहाँ तो ठीक है, धक्का देंगे तो भैया आगे बढ़ जाएंगे, नहीं देंगे चुपचाप रहेंगे। तो वही चीज है, उस चीज पूरे प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो ये आपका जड़त्व, जड़त्व है ये। इसको क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है जड़त्व। कौन सी भौतिक इकाई वस्तु की स्थिर या समान गतिशील स्थिति को बदलती है या बदलने का प्रयास करती है? तो वो आपका हो गया जड़त्व। कौन सा? न्यूटन का फर्स्ट लॉ, न्यूटन का फर्स्ट लॉ आपका हो गया। और ये किसके ऊपर डिपेंड करता है? तो ये द्रव्यमान के ऊपर डिपेंड करता है, ध्यान दीजिएगा। जड़त्व आपका जो है, जड़त्व, जड़त्व आपका जो है ये किस पे होता है? ध्यान दीजिए, जड़त्व जो है आपका ये किस पे? तो ये आपका सीधा समानुपाती, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है द्रव्यमान पे, द्रव्यमान पे आपका होता है। मतलब अगर आपका द्रव्यमान बढ़ेगा, अगर आपका द्रव्यमान बढ़ेगा तो आपका क्या है? जड़त्व भी आपका बढ़ेगा, जड़त्व भी आपका बढ़ेगा। चलिए, और तो इसमें कुछ नहीं था। चलिए अगले नंबर, तो इसका आपका आंसर आ जाएगा इनर्शिया आएगा आपका। नेक्स्ट आइए, एक अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर एक वस्तु रखी गई है, इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? देखिए भैया अवतल दर्पण है, चलिए अवतल दर्पण है, ठीक है, अवतल दर्पण हम लोग ले लिए।
अवतल दर्पण है। यहाँ पे आपका वक्रता केंद्र ले लेते हैं यहाँ पे, तो यहाँ से आपका गया प्रकाश की किरण, और ये कहाँ से लौटेगा, तो ये भैया आपका लौटेगा कहाँ से, तो ये आपका पहला जो बना, ध्यान दीजिए, ये आपका कहाँ पे, तो फोकस दूरी से होते हुए यहाँ पे आपका लौटा, और दोबारा ये आपका फोकस है आपका। दूसरा आपका क्या हो गया, दूसरा आपका यहाँ से देख लीजिए, ये यहाँ से गया और ये फिर कहाँ पे, तो यहाँ पे। तो इस चीज को आपको ध्यान देना है, इस चीज को आपको ध्यान देना है। तो ये कहाँ पे बन रहा है उसको जरा सा आपको समझा देते हैं। देखिए ये आपका क्या है, तो ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर है। एक अवतल दर्पण के वक्रता वक्रता केंद्र पर एक वस्तु रखी गई है, वक्रता केंद्र पे रखी गई है, और इसका कहाँ पे बना है देख लीजिए, तो वक्रता पर ही बना है, वक्रता के केंद्र पर ही बना है। ये वक्रता केंद्र है और कहाँ पे बना है, वक्रता के केंद्र पर ही बना है। तो आपका सही उत्तर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। हमेशा आपको याद रखना है कि अवतल दर्पण में अगर वस्तु को वक्रता केंद्र पे, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे अगर उसको रखा जाए, देखिए अंग्रेजी वाले सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा जाए, तो वो कहाँ पे प्रतिबिंब बनेगा, तो हमेशा वक्रता के केंद्र पर ही बनेगा। परे वाला मार दीजिएगा, खेला खत्म। वक्रता के केंद्र पर बनेगा, क्योंकि आप देख रहे हैं यहां से आपका दिमाग में आना चाहिए, क्या आना चाहिए, पहला नंबर पॉइंट, कि ये क्या होगा, इसका समान आकार का बनता है। प्रतिबिंब जो बना वक्रता केंद्र पे, ये क्या बना, तो समान आकार का बना। आकार आपका बिल्कुल समान दिखाई दे रहा है, समान आकार का आपका जो है बनता है, और आपका वास्तविक बनता है। क्लियर। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन पे आइए। अच्छा, एक जो हम लोग पिछला नंबर क्वेश्चन में हम लोग एक डिस्कस किए थे, पिछला वाला सेट में, कि अगर अवतल दर्पण में वक्रता केंद्र पर वस्तु को रखा गया, अगर वस्तु को इन्फिनिटी पे रखेंगे, अनंत पे वस्तु को रखेंगे, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, वो आपको कमेंट में देना है, आंसर आपको कमेंट में देना है। ठीक है, इसमें आपको कमेंट में यही करना है, सबको ध्यान दीजिए कि अवतल दर्पण में वक्रता केंद्र के जगह पे कहां पे रह जाए, अनंत पे अगर वस्तु को रखा जाए, अनंत पे अगर रखा जाए, तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, प्रतिबिंब आपका जो है, प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा, इसका आंसर आपको कहाँ पे देना है। तो इस सब को ध्यान दीजिए, कमेंट में आपको आंसर देना है। जो लोग वीडियो बाद में भी देखते हैं, कमेंट में आप लोग इसका आंसर दीजिएगा कि वस्तु को अनंत पे रख देंगे तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। अगले नंबर क्वेश्चन, आधुनिक आवर्त सारणी में किस समूह में ऐसी तत्व शामिल होने हैं जो निष्क्रिय गैस के रूप में होता है। भैया निष्क्रिय गैस के रूप में कौन सा समूह होता है, तो ग्रुप नंबर 18 नंबर। इसको क्या कहा जाता है, तो इसी को अक्रिय गैस भी कहा जाता है। अक्रिय गैस, अक्रिय गैस इसी को कहा जाता है। इनर्ट गैस इसी को कहा जाता है। ग्रुप नंबर, समूह नंबर 18, समूह नंबर, इसके 72 कक्षा में पूरे तरीका से आपका भरा हुआ रहता है। 72 कक्षा में इलेक्ट्रॉन पूरे तरीका से इसमें भरा हुआ रहता है। तो ग्रुप नंबर 18। ग्रुप नंबर 17 को क्या कहा जाता है, तो हाइड्रोजन कहा जाता है। हाइड्रोजन समूह के हाइड्रोजन कहा जाता है ग्रुप नंबर 17 को। 18 को क्या कहा जाता है, इनर्ट गैस, इनर्ट गैस कहा जाता है। ठीक है, देखिए जरा सा यहाँ पे देख लीजिए आप लोग एक बार, बस आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए ई वाला आपका हो गया 18, ई वाला हो गया 18, यही आपका देखिए इसका 72 कक्षा में पूरा एकदम लास्ट में सब भरा हुआ है, सब भरा हुआ है आपका। 18 नंबर को अक्रिय गैस या फिर इनर्ट गैस कहा जाता है। और ठीक एक बगल में है 17 नंबर, इसी को कहा जाता है हाइड्रोजन समूह का कहा जाता है, हाइड्रोजन समूह का कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी धातु उच्च तापमान पर भी ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया नहीं करती है। क्या होगा भैया, किसके साथ बोला है, कौन सी धातु उच्च तापमान पर भी ऑक्सीजन के साथ नहीं करती है। अल्मुनियम तो भैया ऑक्सीजन के साथ करता है तबे ना बनाता है Al2O3, अल्मुनियम ऑक्साइड। सीसा भी करता है तबे बनाता है लीड ऑक्साइड, और जस्ता भी करता है तबे बनाता है जिंक ऑक्साइड। लेकिन चांदी आपका ऑक्सीजन के साथ नहीं करता है, प्रतिक्रिया नहीं करता है चांदी। ऑप्शन नंबर बी आपका जो है सही उत्तर है, चांदी, सिल्वर आपका ऑक्सीजन के साथ नहीं करता है। क्लियर, चला आगे, ये सब आसान क्वेश्चन है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सी बाएं से दाएं जाने पर परमाणु संख्या में वृद्धि के अनुसार सही जोड़ी है। मतलब बाएं से दाएं जा रहे हैं तो परमाणु संख्या का मान बढ़ना चाहिए,
आइए जरा सा इसको हम लोग चेक कर लेते हैं। देखिए पहला नंबर हो गया आपके सामने कैल्शियम, और क्या है तो आपका क्लोरीन है। तो पोटेशियम कैल्शियम, कैल्शियम का परमाणु संख्या कितना होता है, तो ये आपका हो गया 20, और क्लोरीन का कितना हो गया 17 होता है। तो भैया क्या बोला है कि बाएं से दाएं की ओर जाने पर परमाणु संख्या की वृद्धि होती है। वृद्धि थोड़े हो रहा है, 20 से 17 चल जा रहा है, तो वृद्धि नहीं हो रहा, घट रहा है। तो आपका पहला नंबर गलत हो गया। दूसरा नंबर लेते हैं बेरिलियम बोरॉन। तो बेरिलियम और बोरोन, देखिए बेरिलियम ले लिए, बोरोन ले लिए, ये कंसेप्ट में है, आधा गोरा देखे के छोड़ के भाग जाएगा, लेकिन है बहुत आसान, नॉर्मली आप जानते हैं तो हो जाएगा। हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम बोरोन, तो आपका क्या हो गया बेरिलियम और बोरोन। इसका आपका परमाणु संख्या कितना होता है, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम बोरोन, तो ये आपका 4 होगा, ये 4 हो गया, और बोरोन का 5 हो गया। और हमको देखिए बाएं से दाएं जा रहे हैं, परमाणु संख्या में वृद्धि हो रहा है, अरे 4 से 5 हो रहा है तो वृद्धि हो रहा है, तो स्पष्ट हो गया आपका क्या, ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर आएगा। क्योंकि देखिए हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम बोरोन कार्बन तो सही तो है, ऑप्शन नंबर बी जो है आपका सही उत्तर आएगा। और इसको जरा सा देखा जाए तो यहां भी देख सकते हैं, यहां भी देख लीजिए बेरिलियम और बोरोन, देखिए देखिए बेरिलियम और बोरोन, देखिए यहाँ पे आइए जल्दी से, देखिए आपको दिया गया है, ये आपका हो गया बेरिलियम है ना, और ये आपका हो गया बोरोन, देखिए बोरोन हो गया, और बोरोन हो गया आपका, और हम लोग कहां से जा रहे हैं तो बाएं से दाएं की तरफ जा रहे हैं, तो बढ़ रहा है, ये परमाणु संख्या 4 है, ये परमाणु संख्या आपका 5 है, तो बेरिलियम और आपका बोरोन तो बिल्कुल सही है। ये कौन से आपका जो किसके अंतर्गत कौन से आवर्त में आ जाएगा आपका, तो ये आएगा किसके, सेकंड आवर्त में आपका आएगा, किसके अंतर्गत में, तो ये आपका आएगा सेकंड आवर्त में, सेकंड पीरियड में आपका आएगा। अगर कहिएगा सर सोडियम और नियन आप हमको दिखाइए, सोडियम और नियन, तो आइए सोडियम और नियन पे आ जाते हैं। ये भैया किधर है सोडियम, हाँ ये देखिए सोडियम है हेन्ने, सोडियम है हेन्ने, हेन्ने सोडियम, और नियन आपका है इधर, लेकिन परमाणु संख्या में बढ़ते क्रम में होना चाहिए। सोडियम है 11, सोडियम का हो गया 11 और नियन का हो गया 10, तो कहां से होगा, देखिए दोबारा आपको लिखे के दिखा देते हैं, सोडियम हो गया और नियन हो गया, तो सोडियम हो गया 11 और नियन हो गया 10, उल्टा दे दिया, 10 से 11 होगा तब ना, तो ई भी आपका नहीं होगा, और आपका हाइड्रोजन के बाद ऐसे होना चाहिए, हाइड्रोजन के बाद हीलियम, तो ई भी गलत हो गया। क्लियर, आपका सही क्या आएगा, तो सही वाला केवल ये होगा। ऐसा क्यों, क्योंकि पहले आपका 4 है, हाई वाला पहले है, उसके बाद आपका 5 है, 4 से 5 बढ़ते क्रम में है, इस हिसाब से समझना है इसको। देखिए रक्त में पाए जाने वाला डैश शरीर में ऑक्सीजन परिवहन के लिए जिम्मेदार होता है, ऑक्सीजन परिवहन के लिए जिम्मेदार होता है, कौन कौन होता है भैया, जल्दी से देखिए। रक्त में पाए जाने वाले डैश शरीर में ऑक्सीजन परिवहन के लिए जिम्मेदार होता है आपका आरबीसी, आरबीसी लाल रक्त कोशिकाएं आपका जिम्मेदार होता है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर है। आरबीसी में क्या पाया जाता है, तो आपका ये आपका पाया जाता है किसमें, आयरन आयन, आयरन आयन, और ये आपका आयरन आयन किसमें, तो होमोग्लोबिन, होमोग्लोबिन में आपका जो है पाया जाता है, आयरन आयन आरबीसी में आपका जो है पाया जाता है। ठीक है, सफेद डब्ल्यूबीसी क्या हो गया, डब्ल्यूबीसी तो इस सैनिक के तरह कार्य करता है, शरीर का आपका जो है सुरक्षा के प्रदान के तौर में सैनिक की तरह आपका जो है कार्य करता है। प्लेटलेट आपका क्या करता है, तो रक्त के थक्का को आपका जमाता है। बिजली के प्रतीक आर का प्रयोग किसके लिए किया गया है, देखिए ये भी आपका आसान क्वेश्चन है, ये भी आपका आसान क्वेश्चन है। बिजली का प्रतीक आर के लिए, तो आर के लिए किसके लिए किया गया है, प्रतिरोध के लिए किया गया है, और इसका ऐसा ही मतलब क्या होता है, तो ओम होता है, इसको ऐसे भी आपका दिखाई देगा। दो फॉर्मूला है, V इक्वल टू आई आर ओम्स लॉ से, यहाँ से R इक्वल टू V बाई आई भी लिख सकते हैं, पहला हो गया आपका। दूसरा आपका सबसे इंपॉर्टेंट है R इक्वल टू रो गुने L बाई ए, तो यहां से आपका बहुत सारा न्यूमेरिकल भी आपका जो है रहता है। क्लियर, प्रतिरोध हो गया आपका।
चलिए, अपर्तनांक आपका क्या हो गया, जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में आइएगा तो एक बेंड होता है, उसी को अपर्तनांक कहा जाता है। अरे भैया ई वाला, यहाँ से आपका इसके जगह आने की जगह इधर की तरफ बेंड हो जाता है, सघन माध्यम से विरल माध्यम की तरफ, उसी को अपर्तनांक आपका कहा जाता है। नेक्स्ट आइए, इसमें कौन सा उभयलिंगी फूल है, जरा सा ध्यान दीजिए। क्या हो गया उभयलिंगी, मतलब एम्फोटेरिक, 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 एम्फोटेरिक कौन सा उभयलिंगी, जिसके अंदर में आपका क्या हो, मेल भी हो और फीमेल भी हो, जिसके अंदर मेल भी हो और आपका क्या हो, फीमेल भी हो, नर भी हो और मादा भी हो। कौन सा फूल है उभयलिंगी, तो वह आपका फूल जो है वह आपका है सरसों का फूल है। कौन सा है, तो वह आपका जो है सरसों का फूल है, सरसों का फूल, ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर है। मस्टर्ड, सरसों का फूल उभयलिंगी है, ये आपका क्या होता है, मेल भी होता है और आपका फीमेल भी होता है। उस अंग को नाम दे जहां भ्रूण विकसित होता है। भैया भ्रूण कहाँ पे विकसित होता है, तो भ्रूण आपका विकसित होता है कहाँ पे, तो वो होता है आपका गर्भाशय में, गर्भाशय में आपका जो है भ्रूण विकसित होता है, यूटेरस में होता है आपका भ्रूण विकसित। दूसरा नंबर आपके मन में आएगा, तो भैया फेलोपियन ट्यूब में, तो आपका आंसर क्या हो गया, जहां भ्रूण विकसित होता है, तो आपका आंसर आएगा गर्भाशय, गर्भाशय में आपका यूटेरस में भ्रूण विकसित होता है। दूसरे नंबर आपके मन में एक और आना चाहिए कि भैया ये कहाँ पे, फेलोपियन ट्यूब में क्या होता है, निषेचन होता है। ये फेलोपियन ट्यूब में क्या होता है, तो निषेचन होता है, निषेचन होता है। फर्टिलाइजेशन आपका कहाँ पे होगा, तो फेलोपियन ट्यूब में आपका जो है होता है। क्लियर। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन पे, सल्फर का परमाणु द्रव्यमान 32 यू है, तो सल्फर के 16 ग्राम मात्रा के मोल की संख्या बताना है। बड़ा ही आसान है, देखिए मोल का संख्या अगर आपको निकालना है, मोल की संख्या निकालना है ना, मोल की संख्या निकालना है, पहला नंबर में लीजिए। मोल की संख्या निकालने के लिए, मोल की संख्या निकालने के लिए क्या होगा, मोल की संख्या निकालने के लिए आपका सामने भैया क्या हो गया, दिया गया द्रव्यमान और नीचे में आणविक द्रव्यमान, मोल की संख्या, तो द्रव्यमान कितना दिया है, 16 ग्राम दिया है, और आणविक द्रव्यमान कितना होता है किसका, तो सल्फर का 32, ई भी दे दिया, ये आपको दिया हुआ नहीं मिलेगा, ये क्वेश्चन में भले दे दिया और क्वेश्चन को आसान करने के लिए दिया हुआ जनरली आपका नहीं मिलता है। तो 16/32 कितना हो गया भैया, काट दीजिए, ये 0.5 आपका मोल हो जाएगा, 0.5 मोल आपका हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा सही उत्तर है, सल्फर का 0.5 मोल, ऑप्शन नंबर बी जो है आपका सही उत्तर है। अब बताइए क्वेश्चन में कोनो जान है, नहीं है जान। क्लियर। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं, इसीलिए एनालिसिस बहुत जरूरी होता है। पहला शिफ्ट में जरा रहेगा, 5 शिफ्ट में सेम टाइप से आगे भी देखने को, निम्नलिखित में से किसकी इकाई ऊर्जा के इकाई के समान है, एकदम आसान क्वेश्चन, ऊर्जा के इकाई के समान है, तो ऊर्जा के इकाई के समान क्या है, तो भैया कार्य है, ऊर्जा और काय का दोनों का क्या होता है, तो आपका जूल होता है, ऊर्जा के इकाई के समान है क्या, तो कार्य, ऑप्शन नंबर सी आपका जो है सही उत्तर है, कार्य आपका। शक्ति का क्या होता है भैया, तो वाट होता है, बहुत ही आसान है, शक्ति का वाट। घनत्व तो क्या होता है, डेंसिटी इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम, मतलब केजी पर मीटर क्यूब। चलिए 20 ओम, 20 ओम क्वेश्चन को देखिए जरा सा, एकदम धड़ल्ले से गर्दा मचाते हुए आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। 20 के दो प्रतिरोधकों का समानांतर रूप से एक दूसरे के साथ जोड़ा जाता है, फिर एक संयोजक को 10 ओम के प्रतिरोध, देखिए ये क्या बोला है, ऐसे के साथ ये 20 ओम ले लिए, ठीक है भैया, और उसके बाद क्या हुआ, ये हुआ। देखिए क्वेश्चन में क्या है, हाई आपका हो गया 20 ओम, ये आपका हो गया 20 ओम, हाई हो गया आपका 10 ओम। मतलब सबसे पहले हम लोग क्या किया जाए, इसको और इसको अगर निकालेंगे तो ये आपका क्या है, पैरेलल है, तो पैरेलल के लिए 1/8 8 डैश ले लेते हैं, तो 1/20 प्लस 1/20 कितना हो जाएगा, तो 8 डैश बराबर क्या हो जाएगा भैया, यहाँ पे ध्यान दीजिए, तो इसको तो सॉल्व कर लीजिएगा, 20 ऊपर चल जाएगा, मतलब 20 और बटे में 2, तो आपका क्या हो गया 10 ओम आपका, तो ये आ गया, ठीक है। अब हमको 8 डबल डैश निकालना, इसका मान आया है, और जो आया अब हमको क्या आ गया, ये हमारा कितना आ गया,
तो ये आ गया आपका 10 ओम। और ये वाला अब लेंगे ना हम लोग, तो देखिए तो ये आपका 10 ओम। अब आपका क्या है 8 डबल डैश बराबर क्या हो जाएगा, ये बहुत आसान है, देखिए 8 डबल डैश 10 प्लस 10, ये अब दोनों सीरीज में है तो श्रेणी में है, 10 10 20 ओम आपका आंसर आ गया। 20 ओम आंसर कितने दिले है, ऑप्शन नंबर डी 20 ओम, ऑप्शन नंबर डी आपका जो है सही उत्तर आएगा। बताइए, ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर आएगा। कोई डाउट किसी को नहीं होना चाहिए, क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। देखिए क्या बोला है क्वेश्चन, जरा सा गौर कीजिए, जरा नहीं बुझाया है वो देखिए। इसमें क्या है 20 ओम का 2 गो प्रतिरोध है, तो हाई तो 20 हो गया, हाई ले लिए 20 और हाई 20, दोनों आपका किस में पैरेलल में है, आपका समानांतर में है, दे दिया है। और इसके बाद इसका जो रिजल्टेंट आएगा वो किस में आएगा आपका, तो संयोजन में आएगा 10 ओम के साथ। देखिए तो वही तो किया है, पहले ये दोनों को निकाल दिए, इसको आप निकाल दीजिएगा तो 10 ओम आ गया, हाई 10 का 10 बचा, ई और ई अब श्रेणी में हो गया, तो 20 ओम आपका आंसर आ गया। बस यही है और इसमें कुछ भी नहीं है। आगे चले हम लोग, इसको जल्दी से दिमाग में आप लोग छाप लीजिए, बहुत ही आपका आसान था ये। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन पे हम लोग जो है चलते हैं। इसको देखिए, पानी के 1 मोल में कितने अणु मौजूद हैं, जरा सा गौर कीजिए भैया। देखिए पानी के 1 मोल में कितने 1 मोल में कितने अणु मौजूद हैं, तो 1 मोल में कितने होते हैं, एवोगैड्रो संख्या, एवोगैड्रो एवोगैड्रो जो है एवोगैड्रो संख्या होता है, कितना होता है, तो 6.023 या 22 गुने 10 के पावर 23 अणु होता है, अणु होता है 6.022 गुने 10 के पावर 23, 6.022 गुने 10 के पावर 23, ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर है। 1 मोल में तो आपका कितना हो जाएगा, एवोगैड्रो संख्या, बस आपको याद रखना है, ठीक है, ये न्यूमेरिकल में आता है आपका। पाचन के आंत में, ये आंत होगा, पाचन के आपका क्या हो गया, ये आंत होगा, पाचन के आंत में जारी, ध्यान दीजिए जरा सा, पाचन के आंत में जारी ऊर्जा का रूप कौन सा होता है, ऊर्जा का जो है रूप है वो कौन सा होता है, ठीक है, तो देखिए जरा सा ऊर्जा का रूप कौन सा होगा, पाचन के आंत में जारी ऊर्जा का रूप कौन सा होगा, तो वो आपका ऊर्जा का रूप होगा रासायनिक ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, ठीक है। और पाचन में आपका क्या होता है, जो ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज होता है वो किस फॉर्मेट में आपका जो है अलग होता है, तो आपका कार्बन डाइऑक्साइड में, जल में आपका जो है ग्लूकोज अलग होता है। क्लियर, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, जल हो गया, और एटीपी ऊर्जा के रूप में आपका अलग होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, जल और एटीपी ऊर्जा के रूप में आपका अलग होता है, तो रासायनिक ऊर्जा के फॉर्म में आपका जो है रहेगा। यहां तक कोई डाउट है तो बताइए जल्दी से, आगे अब हम लोग चलते हैं, ठीक है। चलिए चला भैया, चलिए ये तो हो गया, ई वाला सेट आपका कंप्लीट हो चुका है बहुत तेजी में हम लोग, और आशा करते हैं सबको समझ में आया होगा, आशा करते हैं सबको समझ में आया होगा। अब आपका हर सेट में आपका एकदम नॉर्मल नॉर्मल है, एक ही टाइप से क्वेश्चन है, तो कितना बार आदमी बताएगा, ये जितना बताया है, लेकिन हम एक एक क्वेश्चन को हम सोचे हैं कि आपका सॉल्व करवा दे, एक भी क्वेश्चन आपको ना हो, ठीक है। तो चलिए हम लोग 20वां नंबर सेट कर चुके हैं, इसमें आपको दोबारा बता दें CBT 1 का 30 सेट है, 30 सेट को करवा देंगे आपका लगातार, अब जल्दी जल्दी आपका जो है खत्म हो जाएगा। चलिए तो इसको आप लोग ले लीजिएगा, और इसको भी आप लोग ले लीजिएगा, MG क्लासेस ऐप से जाइएगा, एक जानकारी दे दे आपको, और आपको एक टेस्ट सीरीज का ऑप्शन मिलेगा, टेस्ट सीरीज का, उसमें नीचे स्क्रॉल कीजिएगा, 2500 साइंस का NCERT पे आधारित है, NCERT एग्जाम्पलर का चैप्टर वाइज, उस टेस्ट को सबको लगाना है भैया, वहां से सीधे क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा, इतना अच्छा लेवल का क्वेश्चन तैयार किया गया है, ठीक है। तो उसको आप लोग ले लीजिए। अब हम लोग मिलेंगे अगला वाला जो है, अगले हम लोग जो है सेशन में मिलने वाले हैं, इसका आगे शिफ्ट का हम लोग डिस्कशन करेंगे। 20 गो आज हो गया और 10 को बस बचल है, धीरे धीरे उसको कर लेंगे, और अंत में एग्जाम के समय 30 सेट का एक बार कोशिश करेंगे, एग्जाम के जस्ट कुछ दिन पहले रिवीजन करवा दे, लेकिन पहले आप इसको जो है बढ़िया तरीका से करिए, क्योंकि वहां पे इतना एक्सप्लेन नहीं करेंगे, क्वेश्चन आंसर पे सुपर फास्ट, एक बार में 30 सेट कराना माने 12 घंटा लगातार क्लास लेंगे वो एग्जाम के समय,
इसको लेकिन आप बढ़िया तरीका से कॉपी नोट्स बनाइए, उस प्रिंट आउट निकाल लीजिए, पीडीएफ बुक का और रिवीजन कीजिए। धन्यवाद सभी को।